हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का इस YouTube चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम, इसमें स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर क्या होता है। स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर के साथ हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कंक्रीट और स्टील की कंप्रेसिव या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456-2000। इसके साथ साथ हम लोग ये डिराइव करने वाले हैं कि अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिराइव स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर। इस स्ट्रेस ब्लॉक में हम लोग कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड उस पर्टिकुलर स्ट्रेस ब्लॉक में कंक्रीट का जो लोकेशन है वो वर्कआउट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। साथ साथ कभी कभी ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछ चुका है, तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको इसके बेसिक कंसेप्ट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं सबसे पहले इसमें सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम ड्रॉ करूं तो ये हमारा सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम है। अ बीम इन विच रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन द टेंशन साइड ओनली। तो ये मेरा टेंशन बार्स है, इसका मैंने सेंटर लाइन मार्क कर लिया। इसके सेंटर लाइन से लेकर टॉप तक का डिस्टेंस कितना है उसको हम बोलते हैं स्मॉल डी। अब हमने डिस्कस किया था कि हर बीम का अपना अपना एक न्यूट्रल एक्सिस होता है जहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन क्या रहेगा, जीरो। तो ये अपनी न्यूट्रल एक्सिस आ गई। न्यूट्रल एक्सिस का टॉप से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा उसको बोलेंगे एक्स यू। अब मैं ड्रॉ करूँगा उसका स्ट्रेस डायग्राम। तो कंक्रीट का स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता है। कंक्रीट का जो डिज़ाइन स्ट्रेस था वो कितना था, वो था 0.446 FC के, एंड वो कुछ पोर्शन रेक्टेंगल था एंड बचा हुआ पोर्शन पैराबोलिक था। So this particular area consists of two areas, rectangle and parabola। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ प्रॉपर्ली। ये वो रेक्टेंगल एरिया है जिसको मैं 1 मार्क कर रहा हूँ, ये वो पैराबोलिक एरिया जिसको मैं 2 मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रेस डायग्राम। अब मैं प्लॉट कर रहा हूँ कंक्रीट का स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो कंक्रीट का जो स्ट्रेन डायग्राम है, तो ध्यान देना इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है वहाँ पर स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन जीरो रहेगा। तो मैं सिर्फ कंक्रीट का स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करूँ तो कंक्रीट का स्ट्रेन ऐसा बनता है। बोलिए कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेन क्या था। तो कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेन था 0.0035 एंड इसके रेक्टेंगल पोर्शन से ये स्ट्रेन क्या था, 0.002 था। अब हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल ब्लॉक को डेप्थ दे देंगे x1, इस पैराबोलिक को डेप्थ दे देंगे x2। आपका सबसे पहला एम है आपको इस x1 और x2 को वर्कआउट करना है। सी x1 x2 को कैसे वर्कआउट करेंगे, जो आपका स्ट्रेन डायग्राम है, वो एक ट्रायंगल है। इसके अंदर दो ट्रायंगल बन रहा है। बड़े ट्रायंगल का बेस कितना है 0.0035, उसका हाइट कितना है x1 प्लस x2 जो मिला के बनता है xu। छोटे ट्रायंगल का बेस कितना है 0.002, उसका हाइट कितना है x2। सो वी विल अप्लाई सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिमिट स्टेट मेथड एक स्ट्रेन ओरिएंटेड अप्रोच है। तो स्ट्रेन के टर्म्स में हम लोग x1 x2 निकाल रहे पहले। सो इसका बेस कितना है बड़े ट्रायंगल का 0.0035 एंड उसका पूरा हाइट कितना है x1 प्लस x2 जो कि मिला के बनता है xu। तो बाय xu दैट इज इक्वल्स टू, अब इस ट्रायंगल का हाइट कितना है, मैं लिखा नीचे x2, नीचे में हाइट लिखना है, ऊपर में बेस लिखना है। इसका बेस कितना है 0.002। तो यहाँ से आप x2 वर्कआउट कर सकते हो। x2 इज नथिंग बट क्या है ना 0.002 डिवाइडेड बाय 0.0035 टाइम्स xu। इसको अगर आप वर्कआउट करते हो तो x2 की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है 4/7 xu। सो द डेप्थ ऑफ द पैराबोला इज नथिंग बट 4/7 टाइम्स डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब x1 प्लस x2 मिला के कितना है xu। तो यहां से अगर मैं x1 वर्कआउट करूं तो x1 आएगा xu माइनस x2। सो xu माइनस x2 कितना है, x2 इज 4/7 xu। सो इट इज 4/7 xu। सो x1 मस्ट बी इक्वल टू xu में से 4/7 गया तो बचा 3/7 xu।
तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में हमने सिर्फ क्या किया है, x1 और x2 की वैल्यू वर्कआउट की है। वो क्या है, रेक्टेंगल और पैराबोला का डेप्थ है। तो यहाँ पे हमने x1 और x2 की वैल्यू वर्कआउट कर ली। देखो मैंने यहाँ लिख दिया 3/7 एंड 4/7 x3। अब मैं वर्कआउट करूँगा इस पर्टिकुलर ब्लॉक का एरिया। सो टोटल ए इज नथिंग बट A1 + A2, क्योंकि मैंने एरिया को दो हिस्से में डिवाइड कर लिया। जो आपकी फर्स्ट एरिया है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ब्लॉक A1। अब इसमें फर्स्ट एरिया क्या रहेगा, वो रहेगा बेस इंटू हाइट, वो रहेगा बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है, इसका बेस है 0.446 FC के, सो 0.446 FC के। उसका हाइट कितना है, उसका पर्टिकुलर हाइट है x1, जो कि मैंने पहले ही ऑलरेडी मार्क किया था। से मैं इस पर यहाँ दिखा देता हूँ, दिस वॉज x1 एंड दिस वॉज x2। सो x1 की वैल्यू कितनी है, वो है 3/7 XU। तो A1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, अगर आप इसको वर्कआउट करते हो 0.446 इंटू 3/7, वो आता है 0.19 FC के इंटू XU। तो आपने यहाँ से रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। अब मैं वर्कआउट करूँगा पैराबोला का एरिया। तो A2 इज नथिंग बट एरिया ऑफ पैराबोलिक ब्लॉक। नाउ सी पैराबोला का एरिया, अब इस तरीके का जो पैराबोला है उसका एरिया बनता है 2/3 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसका जो बेस है वो तो सेम है 0.446 FC के, एंड उसका जो हाइट है, हाइट क्या है उसका हाइट है x2 की वैल्यू कितनी है अपनी, वो है 4/7 XU। तो आप लोग कैलसी में 2/3 0.446 इंटू 4/7 करेंगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 0.17 FC के इंटू XU। तो आपने A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया। आप दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा टोटल एरिया। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, देयरफॉर कैपिटल A1 + A2 नथिंग बट क्या करेंगे, 0.19 + 0.17 किया, तो मैं लिख रहा हूँ 0.19 + 0.17 ब्रैकेट FC के इंटू XU। तो ये एरिया कितनी बनती है, वो बनती है 0.36 FC के इंटू XU। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। दिस एरिया विल गिव यू व्हाट, अभी हमको डिस्कस करना है कि इस एरिया से आपको क्या मिलता है, वो चेक करते हैं। हमने इसका टोटल एरिया वर्कआउट कर लिया, दैट इज A1 + A2। आपकी A1 की वैल्यू कितनी आई थी, 0.19 FC के XU। A2 की वैल्यू कितनी है, 0.17 FC के XU। दोनों को ऐड किया, आपको मिल गया 0.36 FC के XU। अब मेरा सवाल ये है कि इसका टोटल एरिया को दे क्या रहा है, चलिए चेक करते हैं। नाउ सी FC के क्या था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट द एज ऑफ 28 days ऑफ दैट पर्टिकुलर 15 cm3। तो FC के क्या है, उसका यूनिट है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और XU क्या है, वो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को रहता है mm में, क्योंकि एक तरह की डेप्थ है, डेप्थ इज मेजर्ड इन mm। तो मिलीमीटर कैंसल, तो आपको मिल क्या रहा है, आपको मिल रहा है न्यूटन पर mm। मतलब इस पर्टिकुलर ब्लॉक का जो एरिया है वो आपको दे रहा है फोर्स, बिकॉज न्यूटन इज इन फोर्स पर मिलीमीटर, मतलब द फोर्स पर यूनिट विड्थ ऑफ द बीम। सो दिस एरिया ऑफ stress block gives you what, gives force per unit width। आपको वो दे रहा है फोर्स पर यूनिट विड्थ। अगर आपको इसका टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना है सिर्फ न्यूटन में, तो कैसे निकालेंगे, लेट अस से हमको निकालना है CU। अब इस CU का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट कंप्रेसिव फोर्स टेकन बाय से कंक्रीट। क्योंकि कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में अच्छा है, तो उसकी मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल रहा हूँ CU। सी मेरे पास एरिया पता है, उस एरिया का यूनिट है न्यूटन पर मिलीमीटर, मतलब फोर्स पर यूनिट विड्थ। अगर मैं उस एरिया को बीम के विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूं, विड्थ आता है किसमें, मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर कैंसल, ये विल गेट ओनली न्यूटन मतलब होता है फोर्स। तो आंसर कितना है आपका 0.36 FC के B इंटू XU।
अब आपने क्या वर्कआउट किया, आपने वर्कआउट किया कि कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, मतलब वो कितना कंप्रेसिव फोर्स ले सकता है। तो उसका वैल्यू कितना है 0.36 एफसी के बी इंटू एक्स यू। सो सी यू इज इक्वल्स टू 0.36 एफसी के बी इंटू एक्स यू। अब ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर सेटर पूछ सकते हैं आपको कि द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक गिव्स यू व्हाट, दैट गिव्स यू फोर्स पर यूनिट विड्थ ऑफ द बीम and the ultimate compressive force of the concrete is nothing but 0.36 FCK B into XU। तो इसको मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है that the area of stress block gives you force per unit width of the beam। तो अब हमने कंक्रीट का कंप्रेसिव फोर्स निकाल लिया। अब कंक्रीट का इस पर्टिकुलर डायग्राम में लोकेशन वर्कआउट करना है। उस लोकेशन को वर्कआउट करने के पहले मैं स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल है। नाउ सी, अगर मैं स्टील का फोर्स कहाँ से पास होने वाला है वो वर्कआउट करूँ, तो स्टील का जो सेंटर लाइन है, जो स्टील का सेंटर लाइन है वहीं से उसका फोर्स पास होगा, जिसको हम बोलेंगे टी यू। द फोर्स विल पास थ्रू द सी जी ऑफ रीइंफोर्समेंट, और उसका सी जी उसके सेंटर लाइन से पास हो रहा है। सी जी का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये आपका टी यू है। अब यहाँ पे टी यू का मतलब क्या होता है, देखिए टी यू स्टैंड्स फॉर द अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स टेकन बाय स्टील बोलो, या फिर आप रीइंफोर्समेंट ही बोल सकते हो। नाउ सी, स्टील का फोर्स निकालना है, मतलब वो कितना उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मैं उसकी स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रहा हूँ। सी, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। सी, मैं यहाँ पर अल्टीमेट की बात करूँ, अल्टीमेट मतलब डिज़ाइन, तो मैं यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ डिज़ाइन स्ट्रेस। आपको डिज़ाइन फोर्स निकालना है तो आपको डिज़ाइन स्ट्रेस यूज़ करना पड़ेगा ना। से आपका डिज़ाइन स्ट्रेस इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था मैंने। कंक्रीट स्टील का जो यील्ड स्ट्रेस था वो था Fy, उसको हम डिवाइड करते हैं उसके सेफ्टी फैक्टर गामा एम से, गामा एम ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय द एरिया। स्टील की एरिया कितनी होती है, वो होती है AST। सो इट इज Fy बाय गामा एम ऑफ स्टील कितना होता है 1.15 इंटू AST। अगर आप 1 को 1.15 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, सो टी यू मस्ट बी इक्वल टू 0.87 Fy इंटू AST। तो ये आ गया आपका स्टील का टेंसाइल फोर्स जो स्टील ले सकता है, उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी है। टी यू क्या था, टी यू था अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स टेकन बाय स्टील। अल्टीमेट मतलब डिज़ाइन फोर्स कितना है। अगर आप डिज़ाइन फोर्स निकालना चाहते हैं तो आपको डिज़ाइन स्ट्रेस यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज फोर्स क्या होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। तो डिज़ाइन स्ट्रेस, स्टील का डिज़ाइन स्ट्रेस क्या था, उसका यील्ड कैपेसिटी डिवाइडेड बाय सूटेबल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है 1.15। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इज 0.87 Fy AST। मतलब स्टील को इतने फोर्स के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। अब मैं कंक्रीट का जो लोकेशन है इस पर्टिकुलर ब्लॉक में वो कहाँ आता है वो चेक करने वाले हैं। तो ये स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 जिसमें हम वर्कआउट करेंगे CG ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। सी, अब तक के हमने कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्कआउट कर लिया है। अब हम चेक कर रहे हैं कि स्टील का जो फोर्स है वो एक्चुअल में लाया क्या कर रहा है, कि वो जानना बहुत जरूरी है कि इसका CG क्या है। तो उस CG को मैं नाम देता हूँ Y बार। आपको पता है कि Y बार निकालने का फॉर्मूला क्या था, A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। यहाँ पर 2 एरिया है तो 2 CG वर्कआउट करने पड़ेंगे और 2 रिस्पेक्टिव एरियाज को ऐड करना पड़ेगा। अब ध्यान देना, मैं CG वर्कआउट कर रहा हूँ टॉप से, तो पूरे के पूरे डिस्टेंस टॉप से लेने पड़ेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट वाले फिगर की बात करूँ तो फर्स्ट वाले फिगर का CG उसके सेंटर पे आएगा। लेट अस से ये क्या है, इसका Y1 है। तो Y1 की वैल्यू आपको पता है कि रेक्टेंगल का CG सेंटर पे आता है, तो Y1 मस्ट बी इक्वल टू x1 का हाफ। x1 का हाफ आ जाएगा क्योंकि उसका डेप्थ है x1, और x1 की खुद की वैल्यू कितनी है, वो है 3/7 XU। दैट बिकम्स 3/2 7 14 XU। तो यहाँ पे आपका Y1 कितना आता है, आपका Y1 आता है 3/14 XU। अब आप वर्कआउट करेंगे Y2। अब ध्यान देना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। Y2 निकालने के लिए आपको Y2 टॉप से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने Y1 भी टॉप से निकाला। तो आपको Y2 को वर्कआउट करने के लिए लेट अस से इसका CG यहाँ लाई कर रहा है,
तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो आपका x2 था। लेट अस से ये डिस्टेंस क्या है, y2 है, इतना। तो ये y2 वर्कआउट करने के लिए आपको टॉप का जो डिस्टेंस है x1 वो तो आपको ऐड करना पड़ेगा। सो y2 मस्ट बी इक्वल टू x1 आपने ऐड कर लिया प्लस, अब ध्यान देना जो पैराबोला होता है, ये आपका पैराबोला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है ऐसा, दिस इज पैराबोला। पैराबोला का अगर मैं सी चेक करूं तो पैराबोला का सी जी उसके वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है, उसके वर्टेक्स से आता है 5/8 ऑफ हाइट पे और उसके टॉप से आता है 3/8 ऑफ हाइट पे। लेटर से इसका टोटल हाइट कितना है, h है। तो अब मैं उसके बेस से उसका सी जी वर्कआउट कर रहा हूँ, तो ये x1 ऐड किया मैंने, पर ये डिस्टेंस कितना रहेगा, तो दैट विल बी 3/8। ध्यान देना ये जो इसका बेस है, बेस से इसका सी जी कितना है, 3/8 ऑफ हाइट है, तो इट इज 3/8। हाइट कितना है उसका, उसका हाइट है x2, तो यहाँ मैंने लिखा x2। तो y2 की वैल्यू कितनी आती है, x1 है मेरा 3/7 ऑफ xu प्लस 3/8 ऑफ x2 कितना है मेरा, वो है 4/7 xu। इसको मैं ऐड नहीं करता हूँ, डायरेक्ट कैल्शियम में आप ऐड कर सकते हैं इसको और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैराबोला का सीजी कहाँ पे आता है। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ अभी। सो अगर मैं y बार वर्कआउट करूँ, y बार में सबसे पहला है a1 और a1 की वैल्यू क्या थी, वो थी 0.19 FCK इंटू XU इंटू y1 कितना है, a1 की वैल्यू आ गई, y1 कितना है, y1 है 3/14 XU प्लस a2 कितना है, a2 है आपका जो मैंने वर्कआउट किया था 0.17 FCK इंटू XU और y2 की वैल्यू यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो इंटू यहाँ लिख देता हूँ मैं 3/7 XU प्लस 3 4 12 8 7 56 टाइम्स XU। ये मैंने न्यूमरेटर का टर्म लिख दिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर a1 प्लस a2। याद रखना a1 प्लस a2 क्या था, वो था a, टोटल एरिया 0.36 FCK इंटू XU। इस पूरे प्रोसेस को आप कैल्शियम में सॉल्व कर लो। ध्यान देना इसमें FCK कट जाएगा, XU कट जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में 2 XU है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा समवॉट 0.42 XU। दिस CG इज फ्रॉम टॉप ऑफ द ब्लॉक, फ्रॉम टॉप। तो स्ट्रेस ब्लॉक का CG टॉप से कितना आ रहा है, वो आता है 0.42 XU पे, जिसको हम आगे पूरा पोर्शन रिवाइज करने वाले हैं कि कंक्रीट का स्ट्रेस ब्लॉक का डायग्राम कैसा था, उसमें इंपॉर्टेंट वैल्यूज में मार्क करने वाला हूँ। तो ध्यान देना अभी, सी कंक्रीट का स्ट्रेस ब्लॉक कैसा बनता है, वो बनता है रेक्टेंगल पैराबोला। रेक्टेंगल पैराबोला बना, ये मान लो न्यूट्रल एक्सिस है। कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस क्या था, दैट वाज 0.446 FCK, यह कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस। अब ध्यान देना इसमें जो स्टील का फोर्स था वो यहाँ से पास हो रहा था, दैट इज TU। वो TU की वैल्यू क्या आई थी मेरी, वो आई थी 0.87 FY AST। इसको डाल दो बॉक्स में। ध्यान देना जो भी मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हर न्यूमेरिकल में काम आता है। नेक्स्ट, अब मैं अगर सिर्फ रेक्टेंगल की बात करूँ तो रेक्टेंगल का डेप्थ कितना आया था, रेक्टेंगल का डेप्थ था x1, वो आया था 3/7 XU। पैराबोला का डेप्थ कितना आया था, वो आया था x2, दैट इज 4/7 XU। x1 इज नथिंग बट डेप्थ ऑफ द rectangle block, x2 is depth of parabolic block। अब ध्यान देना इसमें 3/7 वो अप्रोक्सीमेटली बनता है 0.43, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.43। मैं लिख लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली 0.43 टाइम्स XU बनता है वो। तो अब मेरे को CU मार्क करना है, इसका लोकेशन। तो इसका लोकेशन मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ। देखो इसका डेप्थ है 0.43, ये है 0.57, तो ये उसका लोकेशन रहेगा फोर्स का। यहीं से कैसे पास होगा वो, तो ये वो फोर्स था अपना CU। मैंने CU क्या मार्क किया है, CU उस फोर्स का वैल्यू है। इसका लोकेशन क्या था टॉप से, वो था 0.87
42 XU और उसका ब्लॉक का डेप्थ कितना है, वो है 0.43 XU अप्रोक्सीमेटली। सो CU का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, वो आ रहा है 0.36 FCK। मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, CU इज 0.36 FCK B इंटू XU। मैं इसको वापस से मार्क कर रहा हूँ, इसको बॉक्स में डाल रहा हूँ। बॉक्स में डाली हुई क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। सो 0.42 XU उसका CG है टॉप से। CU का वैल्यू हमने वर्कआउट किया, TU का वैल्यू वर्कआउट किया। इसको बोलते हैं स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स, जिसमें रेक्टेंगल का ब्लॉक का डेप्थ कितना है 3/7, पैराबोला का डेप्थ कितना है 4/7 XU। तो ये कंप्लीट था आपका स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स इन डिटेल। अब इसमें एक पॉइंट मिस हुआ था अपना कि इफेक्टिव डेप्थ क्या है, स्मॉल डी है, और स्मॉल डी से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर लूँ 0.42 XU तो कितना बचा चेक करते हैं। सी, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं, तो क्या रहेगा, वो रहेगा D माइनस 0.42 XU। इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम नाम देते हैं ZU, इट इज नोन एज ZU। ZU का मतलब होता है डेप्थ ऑफ द लीवर आर्म, डेप्थ ऑफ लीवर आर्म, मतलब दो फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। दिस पर्टिकुलर सिस्टम विल क्रिएट द कपल। इससे क्या होगा, एक कपल क्रिएट होगा जिससे बॉडी रोटेट हो सकती है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं, बट हाल फिलहाल यहाँ पे याद रखना कि इन दोनों फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ZU, दैट इज D माइनस 0.42 XU। ये स्मॉल d में से मैंने ये 0.42 XU सब्ट्रैक्ट कर लिया, उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ द लीवर आर्म। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। तो इसके लिए हमको वापस से सिंगली रिइंफोर्स बीम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपका सिंगली रिइंफोर्स बीम है, ये इसका बॉटम का रिइंफोर्समेंट आ गया, ये बॉटम का रिइंफोर्समेंट का सेंट्रल लाइन मैंने मार्क कर लिया एंड उसका मैंने न्यूट्रल एक्सिस मार्क कर लिया, ये आ गया न्यूट्रल एक्सिस। अब इसमें जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है जो मैं टॉप से मार्क करता हूँ दैट इज XU। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पर लिमिटिंग डेप्थ निकाल रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम डेप्थ कितना होता है, तो उसको हम बोलते हैं XU मैक्स। फॉर द डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील आई वॉन्ट टू वर्क आउट द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एंड इसके लिए मैं स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट करूँगा कॉन्क्रीट और स्टील का। अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसका जो सेंटर लाइन है इसको यहाँ तक के एक्सटेंड करिए, इसके नीचे तक के आपको नहीं आना, इससे नीचे कुछ भी नहीं है। एक और चीज़, जो इसका सेंटर लाइन है उसके सेंटर लाइन से लेकर बॉटम तक का जो डेप्थ है उसको बोलते हैं D'। ये D' का मतलब होता है इफेक्टिव कवर। हम लोग यूजुअली रीइंफोर्समेंट के नीचे कवर ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं। वो कवर ब्लॉक्स प्रोवाइड करने का एम क्या है, ताकि मैं रीइंफोर्समेंट को एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर सकूं। अब मैं इसका स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ, तो कंक्रीट और स्टील का स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरह बनता है। कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेन क्या था, ये था 0.0035। स्टील का अल्टीमेट स्ट्रेन मैंने लास्ट के लेक्चर में डिराइव करके दिया था, वो था 0.002 प्लस Fy बाय 1.15 ई स्टील। Fy का मतलब है यील्ड स्ट्रेस, ई का मतलब है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में ये डेप्थ क्या था, ये डेप्थ है XU मैक्स, एंड टॉप से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस क्या था, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d। तो स्मॉल d में से अगर मैं ये XU मैक्स सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मुझे मिल जाएगा D माइनस XU मैक्स। इस XU मैक्स को वर्कआउट करने के लिए मैं सिंपली इसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट अप्लाई करने वाला हूँ। सो वी विल अप्लाई कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब ध्यान देना, ये पहला ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है। पहले ट्रायंगल का बेस कितना है, उसका बेस है 0.0035। उसका हाइट कितना है, उसका हाइट है सिर्फ XU मैक्स इक्वल टू, इसका बेस कितना है, इसका बेस है एप्सिलॉन SU डिवाइडेड बाय उसका हाइट कितना है, वो है D माइनस XU मैक्स। अब इस इक्वेशन को अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूं
तो ये d माइनस एक्स मैक्स को मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ और 0.0035 को राइट साइड ले आता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं उसको, तो d माइनस एक्स मैक्स डिवाइडेड बाय एक्स मैक्स मस्ट बी इक्वल टू, ये एप्सिलॉन एस यू है, इसको मैं लिख रहा हूँ एप्सिलॉन एस यू डिवाइडेड बाय 0.0035। इस एक्स मैक्स को मैं d से डिवाइड कर रहा हूँ, इस एक्स मैक्स को एक्स मैक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आएगा d अपॉन एक्स मैक्स माइनस एक्स मैक्स अपॉन एक्स मैक्स, दैट मस्ट बी इक्वल टू एप्सिलॉन एस यू बाय 0.0035। सो दिस डिवाइडेड टू दिस d बाय एक्स मैक्स माइनस एक्स मैक्स बाय एक्स मैक्स, वो बन जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एस यू बाय 0.0035। अब मैं इस 1 को राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं, देयरफॉर क्या बनेगा d बाय एक्स मैक्स इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन एस यू डिवाइडेड बाय 0.0035। अब ध्यान देना, आपको यहाँ पर एक्स मैक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल डी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो राइट साइड वाला क्वांटिटी है उसको नीचे लाएंगे, एक्स मैक्स को राइट में भेज देंगे, तो d अपॉन वो क्वांटिटी क्या है 1 प्लस एप्सिलॉन एस यू डिवाइडेड बाय 0.0035, दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट एक्स यू। अब इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे एप्सिलॉन एस यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर मैं सबसे पहला ग्रेड पकड़ लूँ तो Fe 250 हमारा सबसे पहला ग्रेड है, इसको हम बोलते हैं माइल्ड स्टील। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है Fe 250 इज अ माइल्ड स्टील जिसका कार्बन कंटेंट 0.3% से कम है या इक्वल है, इसका डक्टिलिटी ज़्यादा है, स्ट्रेंथ कम है। इसका Fy कितना है, वो आएगा 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। कोई भी ग्रेड का स्टील रहे उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना था 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एंड इन दोनों पैरामीटर को यूज करके मैं एप्सिलॉन एस यू निकालूंगा, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेन इन स्टील निकालना है, वो था 0.002 प्लस Fy अपॉन 1.15 ES। सी एप्सिलॉन एस यू का मतलब क्या है, अल्टीमेट, U फॉर अल्टीमेट, एप्सिलॉन फॉर स्ट्रेन, S फॉर स्टील। तो 0.002 प्लस Fy कितना आपका, वो है 250 मेगापास्कल, 1.15 E कितना आपका, वो है 2 × 10⁵। अगर आप इसको कैल्शियम में सॉल्व करते हो तो आपका वो आंसर आता है 3.08 10⁻³ ध्यान देना, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, तो 3.08 × 10⁻³ आ गया इसका आंसर। तो अगर मैं इस एप्सिलॉन एस यू की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो एक्स मैक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा मुझे। तो एक्स मैक्स क्या होता है, d अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन एस यू कितना है 3.08 10⁻³ बाय 0.0035। अब ध्यान देना, d के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इट विल गिव यू द आंसर एक्स मैक्स इक्वल टू, इट इज 0.53 स्मॉल d। ये आ गया मेरा एक्स मैक्स का फॉर्मूला Fe 250 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। तो हमने ये एक्स मैक्स का फॉर्मूला प्रूफ किया Fe 250 के लिए। सिमिलरली हम लोग Fe 415 के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। Fe 415 आपको पता है, Fe 415 को हम बोलते हैं HYSD बार, मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, जिसका Fy कितना था, उसका Fy है 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, उसका E की वैल्यू सेम है, दैट इज 2 × 10⁵ मेगापास्कल। अगर आप उसको एप्सिलॉन एस में पुट करते हो और एक्स मैक्स निकालते हो तो आपका एक्स मैक्स का आंसर आता है 0.48 d। प्रोसेस पूरा सेम है, बस Fy का वैल्यू चेंज करना है, E का वैल्यू सेम है, आपका ये एक्स मैक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। लास्ट क्या था, Fe 500, उसके लिए एक्स मैक्स का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 0.46 d, जिसमें आपको Fy का वैल्यू क्या यूज़ करना है 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत से बेसिक एग्जाम में पूछता है, जैसे जेई, MPSC या फिर कभी कभार UPSC में पूछ सकता है ये। तो इन तीनों ग्रेड के लिए अलग अलग लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो गाइज, इस सेशन में आपने ये पढ़ा
कि स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर होता क्या है। आपने कंक्रीट और स्टील का स्ट्रेंथ वर्कआउट किया, फिर आपने स्ट्रेस ब्लॉक में कंक्रीट का लोकेशन वर्कआउट किया, दैट इज सीजी ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक। उसके बाद आपने ये वर्कआउट किया कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए क्या होती है। इनके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लीवर आर्म का लिमिटिंग डेप्थ क्या होता है, या फिर अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए कितना परसेंटेज ऑफ स्टील यूज करना है। अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कोई डाउट है तो आप वो डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप वो डाउट को मुझे मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पे, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।